स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, आज क्लास 9th का ट्रायंगल लिया गया है। तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म को जानना जरूरी है। तो चलिए उन बेसिक टर्मों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद होना चाहिए। मान लीजिए ये तो तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे तीन सरल रेखा है और ये बंद आकृति है, क्लोज फिगर है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं नीचे के क्लास में भी बताया गया है और एक बार फिर से रिकैप कराया जा रहा है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, जिसका इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज है। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, इंग्लिश होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें पी क्यू आर में यहाँ पर क्यू जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यानी समकोण त्रिभुज हुआ। अब अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो जब एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तो बाकी जो दो कोण बचते हैं वो न्यून कोण होते हैं, यानी बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे और एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तब वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये था कोण के आधार पर। अब त्रिभुज के टर्म में बच्चों को परेशानी होती है, वो अच्छे से नहीं जानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई किसे कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। तो नोट में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। देखिएगा, त्रिभुज की ऊंचाई एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, मतलब सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, लंब यानी 90 डिग्री पर त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी है और ए बी सी है, तो ये शीर्ष ए से यदि मैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींचता हूँ, यही ए एम जो होगा वह आपका त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगा, यानी ए एम जो है लंब है जो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी आता है, कभी कभी ऐसे भी आता है जहां बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया और मैंने बोला कि इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसका ऊंचाई आप यहाँ से इसको ऊंचाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा। बच्चे समझते हैं कि त्रिभुज के अंदर ही ऊंचाई होता है, यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि इस अधिक कोण में यदि ऊंचाई निकालना होगा तो हमको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो त्रिभुज के बाहर है। तो ऐसा सोचना गलत है। आप लोगों को या माइंड में नहीं आना चाहिए कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके अंदर ही होता है, जरूरी नहीं है। तो अब इसके बाद माध्यिका, माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु तक, यहाँ पर मान लीजिए ये शीर्ष ए है और इसके सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए ये एन है, यानी बी एन बराबर एन सी, तो ये मध्य बिंदु हुआ। और जब मध्य बिंदु को मिला दिया जाए सम्मुख भुजा के शीर्ष से, तो ये एन जो होगा वह त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी, यानी मीडियन कहलाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऊंचाई और माध्यिका में। इस ऊंचाई का प्रयोग हम 10th क्लास में भी करते हैं, थेस प्रमेय में। थेस प्रमेय में भी वहां पर मैं बताऊंगा कि ऊंचाई से कैसे रिलेटेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो सर्वांग समता जो सबसे मोस्ट टॉपिक है, सर्वांग समता, इसको यदि तोड़ेंगे तो सर्व जोड़ अंग जोड़ समान, माने सभी अंग समान। लेकिन इतना से ही क्लियर होने वाला नहीं है। सर्वांग समता है क्या? सर्वांग सम आकृतियां कब होती है, कब एक दूसरे की सर्वांग सम होती है? तो चलिए कुछ उदाहरणों से क्लियर हो जाएगा। दो आकृतियां सर्वांग सम होती है तब होती है यदि उनका एक ही आकार हो।
मतलब वह भी वृत्ताकार है तो दूसरा भी वृत्ताकार, वह भी त्रिभुजाकार तो दूसरा भी त्रिभुजाकार, वह भी चतुर्भुजाकार तो दूसरा भी चतुर्भुजाकार। तो कहने का मतलब कि आकार एक ही हो और एक ही माप हो और उनका माप यानी साइज भी एक ही हो, तब वो दोनों आकृतियां, दोनों फिगर एक दूसरे के सर्वांग होती है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। समान त्रिज्याएं वाले दो वृत्त, वृत्त ले लीजिए, यह भी वृत्त वह भी वृत्त, दोनों वृत्ताकार हो गया, आकार के हिसाब से तो सेम हो गया, और दोनों का त्रिज्या सपोज दैट इसका भी 2 सेंटीमीटर उसका भी 2 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त को उठा के इस पर रख दीजिएगा तो ये पूरी तरह से यह वृत्त इसको ढक लेगा। तो ऐसी आकृतियां एक दूसरे के क्या होती है, सर्वांग सम होती है। उसी प्रकार समान भुजाओं वाले दो वर्ग, वह भी वर्गाकार वह भी वर्गाकार, आकार तो हो गया, अब माप भी समान होना चाहिए, यानी इसका प्रत्येक भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर है और इसका भी प्रत्येक भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर है। अब इसको उठाकर इस पर रख दीजिएगा तो ये पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो यह भी क्या कहलाएगा कि ये दोनों आकृतियां आपस में सर्वांग सम है। उसी प्रकार समान माप वाली रेखाखंड, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और ये भी 5 सेंटीमीटर का, इसको उठाकर इस पर रख लीजिएगा तो ये भी पूरी से क्या हो लेगा, ढक लेगा। तो यह भी एक दूसरे के सर्वांग सम है। उसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक ही औरत की चूड़ियां, एक ही माप की चूड़ियां, जैसे कोई औरत है उसकी चूड़ी लाल वाली हो चाहे पीली वाली हो और उसी औरत की कोई हरी वाली हो, तो सारा चूड़ियां एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेगा, मतलब वो चूड़ियां भी आपस में क्या है, सर्वांग सम है। सिक्के, एक ही साल के सिक्के, एक 1999 का मान लीजिए 1 रुपया वाला सिक्का, फिर 1999 का 1 रुपया वाला सिक्का, एक दूसरे के क्या होता है, सर्वांग सम होता है। अपने 2 हाथ, मान लीजिए मेरा 2 हाथ है, तो इस हाथ को यदि इस पे रख लेता हूं तो देखिए एक दूसरे को पूरी ढक लेता है, तो यानी यह भी एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और यदि लगता है कि मंगलम क्लासेज आप लोगों के लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।